हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक जनरल रिएक्शन दी गई है ए प्लस बी गिब्स सी प्लस डी, जहाँ पे ए बी सी और डी इस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, तो इस रिएक्शन का रेट हम लोग जब लिखते थे तो लिखते थे रेट, और ये होता था dx/dt। और इसको लिखते समय हम लोग जब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट लिखते थे तो माइनस लगाते थे और लिखते थे dA/dt। और जिस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देते थे। और ये बराबर अगर हम B के रिस्पेक्ट में लिखते थे तो रिएक्टेंट है माइनस लगाते थे, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते थे 1/B और लिखते थे dB/dt। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जब लिखना होता था तो स्टोइकियोमेट्री से तो डिवाइड करते थे लेकिन माइनस नहीं लिखते थे और ये होता था dC/dt। और अगर D के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1/D dD/dt। अब इस एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन हो गया इस रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने आपको बताया था कि ये पूरा एक्सप्रेशन कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। जो रिएक्टेंट ए है उसके रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन की रेट, और इसमें अगर स्टोइकियोमेट्रिक वाले पार्ट को हमने छोड़ दिया तो जो बाकी बचेगा -dA/dt, इसको हमने बोला था रेट ऑफ ए, या इसी का नाम था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या इसको तीसरी तरीके से हम लोगों ने कहा था कि ये है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। सिमिलरली ये पूरा एक्सप्रेशन कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी। और स्टोइकियोमेट्रिक वाला पार्ट को अगर आप हटा दो तो जो बचता है वो कहलाता है रेट ऑफ ए या बी या सी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में आपको रेट दिया है तो इसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो जो भी इसकी स्टोइकियोमेट्री है उससे डिवाइड कर देंगे। ये ए से डिवाइड कर दिया तो अब ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है बेटा? अब इस पे हमसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछ लेगा, या आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा। रेट ऑफ रिएक्शन दिया है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछ लेगा, या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही कोई इक्वेशन बताए ये एक्सप्रेशन लिख लेना है रेट का, और इस रेट में
सबका मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2NH3। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा इसका कि इसमें रेट एक्सप्रेशन लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? लिखेंगे माइनस का dN2 अपॉन dt, और ये बराबर होगा माइनस का 1/3 dS2 अपॉन dt, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस का हो जाएगा 1/2 dNH3 अपॉन dt। तो फर्स्ट तो आपको कोई रिएक्शन दी जाएगी और उसके लिए पूछा जाएगा रेट क्या है। अब अगर पूछा जाए कि इस रिएक्शन के लिए रेट विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन क्या है, रेट WRT विथ रिस्पेक्ट टू N2, तो क्या बनेगा बेटा? dx अपॉन dt और माइनस dN2 अपॉन dt। अगर पूछें रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2, तो ये क्या बनेगा? dx अपॉन dt माइनस का 1/3 dS2 अपॉन dt। अगर पूछा कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया क्या होगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt 1/2 dNH3 अपॉन dt। ठीक है। अब अगर आपसे ये कह दिया कि इस रिएक्शन के लिए रेट जो है वो है 1.3 इंटू 10⁻⁻3। जैसे मान लो आपसे कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट है 1/3 1.3 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि ये चीज़ क्या है बेटा? dx अपॉन dt की वैल्यू आपको दे रखी है 1.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यही आएंगी। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन हैं। ठीक है। अब आपसे अगर पूछ ले कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन ये है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन देखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बनेगा 1/3, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा? माइनस का dNH2 अपॉन d3। यह है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तो ये होगा 1.3 इंटू 10⁻⁻3। और आपको पता है कि नाइट्रोजन की स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो यही चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन भी होगी और यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन भी होगा। अगर आपसे पूछे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिख लेंगे 1/3 dH2 अपॉन dt, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.3 इंटू 10⁻⁻3। अब आपसे पूछा
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने बताया था कि जब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट हटा दो, तो जो बचता है वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस का रेट हो जाता है। तो इसमें अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इतने की वैल्यू पता करनी है, यही तो है ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो क्या बनेगा, माइनस dS2 अपॉन dt, और अब 3 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कहने का मतलब ये इक्वेशन इक्वेट करके आपको जो कुछ पूछा जा रहा है वो बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो ये क्या होता है बेटा, dNH3 अपॉन dt। तो आपने अमोनिया के रिस्पेक्ट में रेट लिखा 1/2 dNH3 अपॉन dt, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.3 इंटू 10⁻⁻3। इतने की वैल्यू आपको निकालनी है तो 2 दूसरे साइड में चला जाएगा, तो 2 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻3। तो इस तरीके से इस पे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक बार जो इक्वेशन दी गई है उसके लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखो, और रेट के एक्सप्रेशन में स्टोइकियोमेट्री के साथ लिखा है तो वो रेट विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस हो जाएगा, और अगर उसमें से स्टोइकियोमेट्री हटा दिया तो वो रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ज़रा इससे बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट की यूनिट क्या होगी? तो देखो बेटा, हमने कहा था कि रेट बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखना बेटा, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल की यूनिट हो गई मोल, और वॉल्यूम लीटर में होगा तो ये हो जाएगा मोल लीटर -1। और टाइम आपके ऊपर है कि आप सेकंड लेते हैं, मिनट लेते हैं या आवर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो रेट की यूनिट आएगी बेटा वो आएगी कंसंट्रेशन की यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट हमेशा ध्यान रखना, हम रखेंगे मोल पर लीटर में। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी मोल लीटर -1, और टाइम हम टाइम ही रख देते हैं, तो रेट की यूनिट आ जाएगी बेटा मोल लीटर -1 टाइम -1। अगर आपको ध्यान हो तो मोल लीटर -1 को मोलरिटी बोलते हैं, तो मोलरिटी, और ये हो जाएगा टाइम -1। तो ये यूनिट हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की। लेकिन ये यूनिट आप तभी अप्लाई करेंगे जब सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन होगा। अगर गैसियस स्पीसीज़ है, गैसियस मिक्सचर है, तो उस केस में रेट की यूनिट क्या होगी? देखो, अगर गैसियस मिक्सचर है, सेकेंड गैसियस मिक्सचर है, तो गैसियस मिक्सचर के लिए हम बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन से
आइडियल गैस इक्वेशन जो आपने पढ़ रखा है, PV = nRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा nRT अपॉन V, और N/V इसी को तो कंसंट्रेशन बोलते थे, तो P बराबर हो जाएगा CRT। P बराबर CRT। अगर R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, T को अभी आप कांस्टेंट कर लें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C। ठीक है, तो गैसियस मिक्सचर के केस में आप कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर रख सकते हैं, कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर रख सकते हैं। और अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में चाहिए, R की वैल्यू आपको पता है 0.08 और C दे रखा है मोल पर लीटर में, तो P आप निकाल सकते हैं और ये आएगा किस में, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है आपको इस फार्मूले की कि किसी गैसियस स्पीसीज़ का कंसंट्रेशन दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा और उसका प्रेशर निकालना है, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। यूज़ करते समय ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे, R की वैल्यू 0.08 रखेंगे, C मोल पर लीटर में रखेंगे, तो जो प्रेशर निकल के आएगा वो एटमॉस्फेयर में निकल के आएगा। अब आपने ये देख लिया कि गैसियस के केस में आप कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो बनेगा बेटा वो बनेगा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। अब यूनिट ऑफ प्रेशर किस में है, एटमॉस्फेयर में, तो ये यूनिट आ जाएगी एटमॉस्फेयर टाइम -1। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना है और आपको कन्वर्जन भी याद रखना है। अब इसके अलावा हमको थोड़ी सी बात करनी है। अच्छा देखो बेटा, एक चीज़ आप ध्यान रख लो, जब भी आप रेट निकालेंगे तो रेट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। आपको ध्यान रखना है कि चेंज इन कंसंट्रेशन हमेशा रखोगे मोल पर लीटर में। अगर क्वेश्चन में मोल पर लीटर के बजाय कुछ और दिया है, केजी में दिया है, ग्राम में दिया है, तो आप उसका मोल निकाल लोगे। मोल कैसे निकालते हैं, जो भी उसका वेट दिया होगा अपॉन उसका मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। वॉल्यूम के लिए हम आपसे बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम मेंशन नहीं है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, तो वॉल्यूम 1 लीटर रख लेना। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रेट के एक्सप्रेशन में जो चेंज इन कंसंट्रेशन रहेगा वो हमेशा मोल में रखना। अगर इसको ग्राम में या किलोग्राम में रख के क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चल, अब थोड़ी सी बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेट। डिफरेंट टाइप ऑफ रेट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेट का क्या मतलब है कि जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इनिशियल स्पीड, उसी तरीके से केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ रेट में आपको पढ़ना है एक एवरेज रेट, दूसरा पढ़ना है इंस्टेंटेनियस रेट और तीसरा पढ़ना है इनिशियल रेट।
इनिशियल रेट। अब सपोज करो कि आपने कोई रिएक्शन कराई ए गिव्स बी, और आप जो रिएक्टेंट ए है इसका कंसंट्रेशन समय के साथ चेक कर रहे हो। जैसे मान लो ये इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा, रिएक्टेंट है तो समय के साथ कंसंट्रेशन, इधर आपने रख दिया टाइम और इधर रख दिया कंसंट्रेशन। तो t बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा A0 और इसका कंसंट्रेशन 0 होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अब मान लो हमने t दिखाया, यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट, यहाँ पे 40 मिनट, यहाँ पे 50 मिनट, ये टाइम हम मिनट में ले रहे हैं। और इस टाइम पे आप कंसंट्रेशन, जैसे मान लो इस पे 0 पे इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, यहाँ पे A0। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो आप देखेंगे कि इसका कंसंट्रेशन कम होगा, और कंसंट्रेशन में और टाइम में ग्राफ खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए रख लो, जैसे मान लो यहाँ पे 1m था, यहाँ पे 2m, यहाँ पे 3m, यहाँ पे 4m, यहाँ पे 5m और यहाँ पे 6m। ठीक, तो ये आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ खींचा, और अब इस ग्राफ को देख के आपको बताना है एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। तो क्या होता है एवरेज? एवरेज का मतलब होता है कि आपने जब से एक्सपेरिमेंट शुरू किया और जहाँ तक आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से शुरू करें। हो सकता है आपने 10 मिनट पे देखना शुरू किया, तो 10 मिनट पे हम इसका कंसंट्रेशन निकाल लिए। मान लो ये हो गया, ये हो जाएगा 3.5, और आपने देखा कब तक? 40 मिनट तक देख लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, तो इस इंटरवल में टाइम t बराबर 10 मिनट से लेके और टाइम t बराबर 40 मिनट के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाला जाएगा वो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये होता है प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज हमेशा, ये प्लस माइनस का मतलब ये है बेटा कि अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट निकाल रहे हैं तो माइनस लेके चलेंगे, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो प्लस लेके चलेंगे। अभी हमारे पास जो केस है उसमें हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो माइनस होगा, और डेल्टा सी चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है बेटा? फाइनल कंसंट्रेशन है 1.5 और माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 3.5। फाइनल टाइम कितना है? 40 और इनिशियल टाइम कितना था? 10। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.5 माइनस 3.5, तो ये आएगा 2 माइनस का, और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 30। ये मोल है और ये मिनट है, तो आ जाएगा 1/15 मोलर मिनट
-1। ठीक, तो एवरेज का मतलब ये हुआ कि आपने जिस इंटरवल में ऑब्जर्वेशन लिया है, पूरे इंटरवल में जो एवरेज रेट है वो क्या है। एक बड़े इंटरवल में जब रेट निकालेंगे तो वो एवरेज होगा। और कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप जिस इंटरवल पे देखना है उस इंटरवल के कंसंट्रेशन ग्राफ से देख लोगे और फाइनल कंसंट्रेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कर दोगे, फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम माइनस कर दोगे और इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ हमको इंस्टेंटेनियस रेट के लिए देखना। तो इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है कि जब आपने रेट निकाला 10 मिनट से लेके और 40 मिनट के बीच में, एक लंबे टाइम के बीच में, तो ये एवरेज रेट होगा। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे मान लो आपने कहा कि एग्जैक्ट 30 मिनट पे, जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और एक्सपेरिमेंट होने के 30 मिनट्स जैसे कंप्लीट हुए तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जैसे आपने यहाँ पे 29 सेकेंड लिया, यहाँ पे 31 सेकेंड लिया, तो एग्जैक्ट आपको कहाँ पे बताना है? 30 मिनट पे। एग्जैक्ट 30 मिनट पे रेट क्या हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ से जिस टाइम पे, जिस इंस्टेंट पे आपको रेट निकालना होता है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ पे इसका एक हम स्लोप निकाल लेते हैं। देखो, इसको हम दूसरे फिगर में ये दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने रिएक्शन रेट निकालना है, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस निकालना है, हमने सेकंड में ले लिया, इधर कंसंट्रेशन ले रखा है, ये मान लो 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, ये वो आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे ले लो। 25 सेकंड है, 30 सेकंड है, ऐसे टाइम है। और इधर कंसंट्रेशन है 1 2 3 4 5। किसी पर्टिकुलर, मान लो आपको 30 सेकंड पे रेट निकालना है, तो इस ग्राफ के 30 सेकंड पे आप क्या कर दो, एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट से आप एक स्लोप बना लो। ठीक है, और इस स्लोप का जो वैल्यू होगी, tan थीटा की वैल्यू होगी, वही क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस रेट या वेलोसिटी ये होता है dx अपॉन dt और ये बराबर होता है स्लोप के, और यहाँ रख लेंगे प्लस माइनस। अब जैसे मान लो हमको यहाँ पे पूछा गया है और स्लोप हमेशा होता है y अपॉन x, तो हम क्या करेंगे, जब इस स्लोप को आप मिलाओगे, जैसे मान लो कंसंट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 है, तो 8 पे ये y एक्सिस को काटा तो y इजकल टू 8 रख लेंगे। x एक्सिस को ये कहाँ कट कर रहा है? 35, ये हो गया 40, समझ लो ये 45 पे, तो y बराबर कितना लेंगे 45 रख देंगे। x की वैल्यू कितनी रखी है बेटा? 8, y की वैल्यू कितनी है? 45, ये है मोल में और ये है सेकंड में, तो आंसर आ जाएगा 8/45 मोलर सेकंड -1। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस के केस में आपको स्लोप निकालना है, और स्लोप कैसे निकालेंगे? dx अपॉन dt स्लोप, और इसके लिए हम एक टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट y एक्सिस पे जिस इंटरसेप्ट को कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये वैल्यू हो जाएगी y की, और
एक्स एक्सिस पे जहाँ कट करेगा वो वैल्यू हो जाएगी एक्स की, और टेन थीटा आपको निकालना है स्लोप के लिए, तो ये होता है वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स ये इंटरसेप्ट से पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे ये स्लोप वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वो वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो आ जाएगा। अब तीसरा जो होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस। तो वो होता है इनिशियल रेट। तो इनिशियल का मतलब होता है रेट जब बिल्कुल शुरुआत रखे हो। जैसे हम कहें कि इनिशियल रेट, तो ये होता है dx अपॉन dt, जहाँ पे t बराबर क्या हो, 0 हो। तो t बराबर 0 पे जो रेट मेजर करते हैं, जो निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रेट। अब हाँ बेटा, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट decreases with time in a chemical reaction. Concentration of reactant decreases with time in a chemical reaction as, और इसके लिए आपको इक्वेशन दी गई है C = 5 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है देन कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा आपसे पूछा गया है सेकंड कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट t = 2 सेकेंड। ठीक है बेटा, जो अभी हमने रेट पढ़ा है ना, तो उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम इन अ केमिकल रिएक्शन एज, ये इक्वेशन दिया है कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ किस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है, और आपसे पूछा गया है कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन है t = 2 सेकेंड। अब देखो, एक तो हमको ये बोल दिया है कि इनिशियल रेट, यानी कि R0 या R when t = 0, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा है कि ये एवरेज रेट है कि इनिशियल रेट है। तो आपको लैंग्वेज से पहचानना पड़ेगा। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, और वो इंस्टेंट क्या है, 2 सेकेंड पे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहीं ध्यान रखना कि जब भी आपसे कहा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आपको समझ के रखना है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। अगर एवरेज रेट पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, और जब तक आपसे एवरेज रेट क्वेश्चन में बोला नहीं गया है तब तक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आप इंस्टेंटेनियस रेट समझ के चलेंगे। अब देखो इसको करेंगे कैसे। हमको रेट निकालना है, तो हमें बताया बेटा कि रेट होता है dc/dt। तो ये हो जाएगा d, अब c के जगह पे रख दो 5 + 30t - 5t², और नीचे हो जाएगा dt। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। जो डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट 5 कांस्टेंट है,
ये होता है 0। जो वेरिएबल होते हैं उनका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और एक कम करके पावर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 30 इंटू पावर 1 तो 1, और t का पावर 1 है -1 तो ये हो जाएगा 0। और इसका जब करोगे बेटा तो ये आएगा -5 इंटू 2 और t के पावर 2 -1। सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू 1 और 1 -1 0। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 30 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10t, तो ये आ गया dc/dt। अब हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो इस इक्वेशन में t बराबर 0 रख देंगे। तो जब हम t बराबर 0 रखेंगे एट t बराबर 0, तो रेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 माइनस 10 इंटू 0 यानी कि 30, और ये हो जाएगा मोल लीटर -1 सेकेंड -1, या जो भी टाइम का यूनिट आपको दिया रहेगा। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर आपको रेट निकालना है t = 2 सेकेंड पे, तो फिर इसी में आप t = 2 रख देंगे। तो सेकेंड का आंसर कैसे आएगा, सेकेंड हो जाएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था बेटा, तो dx/dt ये आया था 30 माइनस 2t। अब t बराबर 2 सेकेंड पे अगर हमको रेट निकालना है तो इस इक्वेशन में रख दो 30 इंटू 2, हाँ ये कितना आया था, 10t आया था, 10t, तो 10t और t के जगह पे रखा 2, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20 यानी कि आ जाएगा ये 10 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कभी कभी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन करने आने चाहिए। ठीक है बेटा, अब अभी हमने आपको एक चीज़ बताया तो वो ध्यान रखना है कि जब भी आपसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हमेशा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, जब तक कि आपको उसमें मेंशन नहीं है कि रेट कौन सा बताना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग करेंगे नेक्स्ट